नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज जो राजहंस डीएलएड जो बीएसटीसी की जो 1 वीक सीरीज है फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों, जो आपका नवम पेपर प्रश्न पत्र है कला शिक्षण, ठीक है। तो कला शिक्षण जो नवम पेपर है उसको मैं पूरा हल करवाने वाला हूँ। निश्चित रूप से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पूरा क्लास शिक्षण है वो आपको हल करवा दिया जाएगा। जिसका मित्रों पेपर है आपका 30 नंबर का, इसका प्रथम नवम पेपर है और परीक्षा के अंदर 30 नंबर का पेपर होगा। 30 में से अगर आप यानी 30 का 40% आप लगभग 40% नंबर लेकर के आ जाओगे तो इसके अंदर आराम से पास हो जाओगे। तो निश्चित रूप से लगभग आप 10-12 नंबर आपके अगर आ जाएंगे ना तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और आप इस क्लास से ही अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको आराम से पासिंग मार्क्स है वो मिल जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है टुडे करंट इन्फॉर्मेशन नाम से, ठीक है। तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। टेलीग्राम में जाकर के उसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मित्रों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ये जो एग्ज़ाम का जो भय है वो दूर हो जाएगा। लगातार क्लासें लेता रहूँगा। तो इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है वो बीएसटीसी की शुरू होने जा रही है। तो मित्रों पहला प्रश्न है हमारा, इसके अंदर पहली इकाई है यूनिट नंबर 1 है कला क्या है। तो इसका आंसर है आपको जब ये सारा पाठ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कला की भूमिका इसमें बताई गई है, क्षेत्र एवं महत्व बताए गए हैं, संवेदना अवलोकन एवं कल्पना की चर्चा की है, कला एवं संस्कृति क्लास शिक्षण का अन्य विषयों में सह संबंध इसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो मित्रों पहला प्रश्न है हमारा कि कला माध्यम है, कला किसका माध्यम है। तो कला मित्रों आपके कला माध्यम है किसका, डीएलएड 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। और कला मित्रों माध्यम है रचना एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। कला किसका माध्यम है, रचना एवं अभिव्यक्ति का क्या है, कला माध्यम है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। कला क्या है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। उपरोक्त कथन है, उपरोक्त कथन किसके है, मैथिली शरण गुप्त के है। किसके है मित्रों, मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। क्या मित्रों, कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। उपरोक्त कथन किसका है, तो उपरोक्त कथन मैथिली शरण गुप्त का है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार जो कला है वो दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड। कौन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है किस विद्वान के अनुसार मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को किसी माध्यम के द्वारा हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। क्या मित्रों कि किसी विद्वान के अनुसार, किस विद्वान के अनुसार मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को किसी माध्यम के द्वारा हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। तो उसका नाम है दोस्तों टॉलस्टॉय। क्या नाम है, टॉलस्टॉय का ये क्या है विचार है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों पांचवा कि कला की महत्ता का ज्ञान भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकारों के मन पर पड़े हुए प्रभावों को सफलतापूर्वक संप्रेषण है। उपरोक्त का धारणा है। तो मित्रों प्रश्न शानदार है। कला की महत्ता का ज्ञान भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभावों का सफलतापूर्वक संप्रेषण है। उपरोक्त धारणा है। तो उपरोक्त धारणा किसकी है, टॉलस्टॉय की है। किसकी है मित्रों, टॉलस्टॉय की है। अगला हमारा छठा प्रश्न है सृजनात्मक प्रक्रिया में रूप का साक्षात्कार किसे होता है। सृजनात्मक प्रक्रिया में रूप का साक्षात्कार किसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा निरीक्षण को। क्या मित्रों, निरीक्षण है। और सृजनात्मक प्रक्रिया में रूप का साक्षात्कार निरीक्षण से होता है। कैसे होता है, निरीक्षण से होता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि सृजनात्मक जो प्रक्रिया है उसमें रूप का साक्षात्कार निरीक्षण से होता है। किससे होता है, निरीक्षण से होता है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है कि सृजनात्मक प्रक्रिया में मानसिक क्रियाओं का मूल स्रोत है। सृजनात्मक जो
आपकी प्रक्रिया में है, मानसिक क्रिया का मूल स्रोत है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया में मानसिक क्रिया का मूल स्रोत क्या है? अनुभूति है। क्या है मित्रों? अनुभूति है। और सृजनात्मक क्रिया में मानसिक क्रिया का मूल स्रोत है। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, क्रोच ने किसे कला का जनक कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पूछा जा सकता है। क्रोच ने है वो किसे कला का जनक कहा है? तो क्रोचे ने, प्रश्न आपका है, क्रोचे ने किसे कला का जनक कहा है, माना है? तो क्रोचे ने कला का जनक किसे माना है? अनुभूति को कला का जनक माना है। क्रोचे ने अनुभूति को कला का जनक माना है। तो ये आपके 8 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले 9वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है मित्रों कि वात्स्ययन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्ययन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 कलाओं का उल्लेख है। कितनी कलाओं का मित्रों? 64 कलाओं का उल्लेख है। वात्स्ययन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो इसका मित्रों राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है वात्स्ययन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं यानी 64 कलाओं का उल्लेख है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों 10वां प्रश्न है, ललित विस्तार में कितनी कलाओं की चर्चा मिलती है? ललित विस्तार में कितनी कलाओं की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा मतलब 86 है जो कलाओं की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। ललित विस्तार में कितनी कलाओं की चर्चा मिलती है? 86 कलाओं की चर्चा मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद होते हैं? अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद होते हैं? अरस्तु के अनुसार कला के कितने? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 3 भेद होते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है, जो उन्होंने माना है कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है। किसके समान? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्वान ने कला विहीन जीवन को किसके समान? मृत्यु के समान माना है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है? तो उसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास व लौकिक जीवन से है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास एवं लौकिक जीवन से है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयोगी कलाएं। क्या? उपयोगी कलाएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास एवं लौकिक जीवन से है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों उपयोगी कलाएं। क्या होगा? उपयोगी कलाएं। अगला नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, किन कलाओं का सार सृजन है? किन कलाओं का सार सृजन है? तो ललित कलाओं का सार है वो सृजन है। कैसा है मित्रों? सृजन है। ललित कलाओं का जो सार है वो सृजन है। अगला नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है मित्रों, ललित कला का संबंध है। तो ललित कला का संबंध किससे है? ललित कला दोस्तों सौंदर्य बोध से, सांस्कृतिक विकास से, आध्यात्मिक चेतना से, अर्थात उपयुक्त सभी से ललित कलाओं का संबंध है। प्रश्न आ जाए तो ललित कलाओं का संबंध किससे है? सौंदर्य बोध से है, सांस्कृतिक विकास से है, आध्यात्मिक चेतना से है, अर्थात उपयुक्त सभी से ललित कलाओं का क्या है? संबंध है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है, उपरोक्त कथन है। कलाएं हैं जो मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है, उपरोक्त कथन है। तो उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन प्लेटो का है। किसका है मित्रों? प्लेटो का है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों 17वां प्रश्न है कि कला व संस्कृति अन्योन्याश्रित है, क्योंकि क्या मित्रों? दोनों मानव द्वारा सीखी हुई योग्यता है। कला और संस्कृति है और दोनों मानव द्वारा सीखी हुई योग्यताएं हैं, दोनों सौंदर्य बोध कराती है और दोनों परिवर्तनशील है। कला और संस्कृति है समय अनुसार क्या है? परिवर्तन होता रहता है कला के अंदर और संस्कृति के अंदर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। कला व संस्कृति अन्योन्याश्रित क्यों है? तो इन कारणों से क्या है? दोनों अन्योन्याश्रित है। नेक्स्ट है हमारा 18वां प्रश्न, सृजनात्मक कला में प्रधानता होती है। तो सृजनात्मक कला में किसका प्रधानता होती है? कल्पना शक्ति की प्रधानता होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न
आपके डीएलएड परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया है कि सृजनात्मक कला में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कल्पना शक्ति की होती है। अगला 19वां प्रश्न है मित्रों, शिक्षा में कला का महत्व है। शिक्षा में कला का महत्व है, तो शिक्षा में कला का महत्व है राष्ट्रीय एकता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए और अवकाश समय का दुरुपयोग नहीं करने के लिए, उपयोग सभी के लिए है। वो शिक्षा में कला का अति आवश्यक महत्व है। तो ये 19% दोस्तों कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं 20वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से तत्व ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं में समान रूप में से विद्यमान हैं। दोस्तों इसका दो नॉर्मल दिख रहा है तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं के समान रूप से विद्यमान हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया भोग तत्व, रूप तत्व, प्रतिपाद्य तत्व अर्थात उपयोग सभी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा मित्रों पहला प्रश्न है इसके अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में कि कला क्या है। क्या प्रश्न है मित्रों, कला क्या है। मित्रों ये थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, अगली बार मैं इसको और साफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कला क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला क्या है मित्रों, कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का क्या है, सहज अभिव्यक्ति है। कला है जो मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कल्पना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकती है। मित्रों कल्पना की जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार से एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकती है। ये अभिव्यक्ति जिस भी प्रकार से हो वह कला के अंतर्गत स्थान रखती है। किसके अंतर्गत रखती है मित्रों, कला के अंतर्गत स्थान रखती है। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है और कल्पना की सौंदर्यात्मक जो अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कला की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकती है और यह अभिव्यक्ति जिस भी प्रकार से हो वह कला के अंतर्गत स्थान रखती है। तो ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों काफ़ी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है टॉल्स्टॉय ने कला को किस प्रकार परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर है टॉल्स्टॉय के अनुसार अपने मन में उठी भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रेखा, रंग, वर्ण, शब्द आदि के सारे दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। क्या है मित्रों कला, कला क्या है, अपने मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, शब्द, वर्ण आदि के सारे दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही क्या है, कला है। ये परिभाषा किसने दी मित्रों, टॉल्स्टॉय ने ये परिभाषा दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है मित्रों कि अपने मन में उठी भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, वर्ण, शब्द आदि के द्वारा दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही क्या है मित्रों, कला है। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर क्या है। भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर क्या है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव है। क्या मित्रों, भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव है। जो कौन, सत्य और शिव है। भारतीय प्राचीन जो शिक्षा सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव है। सुंदरता किसमें है ये जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना पड़ेगा। सुंदरता किसमें है ये जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना पड़ेगा। तो शानदार प्रश्न है दोस्तों। भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव है। सुंदर किसमें है ये जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों चौथा, सौंदर्य किसमें नियत है। तो सौंदर्य वस्तु तथा मन दोनों में नियत होता है। किसमें मित्रों, सौंदर्य होता है जो वस्तु में तथा मन में दोनों के अंदर क्या होता है, सौंदर्य नियत होता है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं। तो सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं। कितने मित्रों, सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है व्यवहारिक और दूसरा होता है दार्शनिक। ठीक है, व्यवहारिक और दार्शनिक। व्यवहारिक पक्ष यथार्थ से जुड़ा होता है
है तो दार्शनिक पक्ष है वो मानसिक अनुभूति से जुड़ा होता है। सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, व्यवहारिक पक्ष हो गया पहला, दूसरा पक्ष है दार्शनिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष यथार्थ से जुड़ा होता है, जबकि दो दार्शनिक पक्ष है वो मानसिक अनुभूति से जुड़ा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है मित्रों, कहानी की तरह याद करने की कोशिश करो कि सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, पहला व्यवहारिक पक्ष, दूसरा दार्शनिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष किससे जुड़ा होता है मित्रों? व्यवहारिक पक्ष यथार्थता से जुड़ा होता है, जबकि जो दार्शनिक पक्ष है वो मानसिक अनुभूति से जुड़ा होता है। इस प्रकार से याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है छठा प्रश्न मित्रों, सौंदर्य का शाब्दिक अर्थ बताइए। सौंदर्य अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक शब्द यह है मित्रों, और इसका कोशगत अर्थ है वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। क्या प्रश्न है मित्रों? हमारा प्रश्न था कि सौंदर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक ठाक प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो अंग्रेजी भाषा के सौंदर्य का वाचक शब्द क्या है? एस्थेटिक्स है। इसका दोस्तों कोशगत अर्थ है। कोशगत अर्थ क्या है मित्रों? वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक जो शब्द है वो एस्थेटिक्स है, और इसका जो कोशगत अर्थ है वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। मित्रों, इस मीनिंग को आप अच्छी तरीके से याद जरूर कीजिए, क्योंकि आप हिंदी में याद कर लेते हो लेकिन उसको इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो। तो AESTHETICS, ठीक है, AESTHETICS, तो एस्थेटिक्स है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों सातवां, सौंदर्य बोध से क्या अर्थ है? सौंदर्य बोध से क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों कि किसी वस्तु, कृति या प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार, रेखा जैसे रूप तत्वों एवं लय अनुपात जैसे गुणों के प्रभाव से या व्यवहार व मनोवृत्ति के बल पर इंद्रिय या मानसिक प्रसन्नता, ज्ञानवर्धन एवं संतृप्ति का अनुभव कराए, सौंदर्य बोध कहलाता है। किसी वस्तु, कृति या प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार, रेखा जैसे रूप तत्वों एवं लय अनुपात जैसे गुणों को प्रभाव से या व्यवहार व मनोवृत्ति के बल पर इंद्रिय यह आपके जो मानसिक प्रसन्नता, ज्ञानवर्धक व संतृप्ति का अनुभव कराए, वह सौंदर्य बोध कहलाता है। नेक्स्ट है सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति है मित्रों। क्या है? सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति है, जिसमें नदी हो गया, पर्वत हो गया, आकाश, तारे, उषा, वंचर, पशु पक्षी और शिशु, युवक युवतियाँ आदि सभी सम्मिलित है। सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत प्रकृति है। क्या है मित्रों? सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत प्रकृति है, जिसमें नदी हो गया, पर्वत, आकाश, तारे, उषा, वंचर हो गया, और वंचर, पशु पक्षी, शिक्षक, युवक युवतियाँ आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है, सौंदर्य अनुभव के कितने मार्ग होते हैं? सौंदर्य अनुभव के कितने मार्ग होते हैं? तो सौंदर्य अनुभव के 2 मार्ग होते हैं मित्रों। कौन के कितने मार्ग होते हैं? सौंदर्य मार्ग के 2 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग है कौन? दर्शनेंद्रिय, और दूसरा है श्रवणेंद्रिय, ठीक है। आँख और कान से ही हम सांसारिक यथार्थ और कलावती को भेद समझने में समृद्ध होते हैं। सौंदर्य जो अनुभव होते हैं उनके कितने 2 रूप, 2 मार्ग होते हैं। दर्शनेंद्रिय याद रखना, दर्शन यानी दर्शन से संबंधित, और श्रवण इंद्रिय यानी सुनना से संबंधित, ठीक है। आँख और कान से ही हम सांसारिक यथार्थ और कलावती का भेद समझने में क्या है? समृद्ध होते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दर्शनेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय ये 2 क्या है? सौंदर्य अनुभव के 2 मार्ग हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है मित्रों, सभी कलाओं का मूल स्रोत क्या है? तो सभी कलाओं का मूल स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी कलाओं का मूल स्रोत सृजन का आवेग है। क्या है मित्रों? सभी कलाओं का मूल स्रोत क्या है? सृजन का आवेग है। सभी कलाओं का मूल स्रोत सृजन का आवेग है। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार बच्चों में सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए?
प्लेटो के अनुसार बच्चों में सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है, प्लेटो का मत था कि बच्चों की सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा देनी चाहिए। नैसर्गिक ढंग की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थियों, मेरा आपसे सवाल है, नैसर्गिक का अर्थ बताना है आपको। कमेंट बॉक्स के अंदर नैसर्गिक शब्द का क्या है अर्थ लिख करके बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। प्लेटो का मत था कि बच्चों का सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कला उपयुक्त माध्यम है। इसके लिए क्या है, यानी नैसर्गिक ढंग से शिक्षा देने के लिए कला उपयुक्त माध्यम है, जो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उसके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोज वृत्ति इत्यादि के लिए प्रेरित करता है। इत्यादि के लिए क्या करता है मित्रों? प्रेरित करता है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मित्रों, इसको आप बार बार जब फ्री टाइम मिले तो बार बार सुनोगे तो तब याद होगा, क्योंकि ये सारे नए विषय 12th तक हमने जो पढ़ा है, इनके अलावा ये सभी अलग अलग विषय है। इंग्लिश, गणित ये तो मान लो पहले के विषय हैं। इसके जैसे कला हो गया, बच्चे और बचपन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी अलग टाइप की है। तो इसके अंदर पढ़ने और याद करने में थोड़ा क्या टाइम लगता है। जब आप 3-4 बार हर एक को रिवाइज करोगे तब जाकर के याद होगा। प्लेटो का मत था कि बच्चों का सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कला उपयुक्त माध्यम है, जो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोज वृत्ति, सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता और खोज वृत्ति इत्यादि के लिए क्या प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 12वां प्रश्न है मित्रों, सृजन से क्या तात्पर्य है? सृजन से क्या तात्पर्य है? तो सृजन से तात्पर्य है मौलिक रचना। सृजन का क्या तात्पर्य है मित्रों? सृजन का तात्पर्य है मौलिक रचना। क्या मित्रों? सृजन का तात्पर्य है मौलिक रचना। ठीक है। जब कोई बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक अनुभव को बिना दबाए जो कुछ स्वाभाविक क्रिया करता है, उसे बालक का सृजन कहते हैं। तो सृजन से तात्पर्य क्या है मित्रों? सृजन से तात्पर्य है मौलिक रचना। जब कोई बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक अनुभव को बिना दबाए क्या करता है, कुछ स्वाभाविक क्रिया करता है, तो उसे बालक का सृजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न है मित्रों, सृजनात्मक कला से क्या अभिप्राय है? तो सृजनात्मक कला से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है। सृजनात्मक कला यानी वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है। सृजनात्मक कला यानी वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का क्या होता है? निर्माण होता है। सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। ठीक है, वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का जो निर्माण होता है, तो वह दोस्तों सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। फिर से मित्रों पुनः दोहरा रहा हूँ कि वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है, वह सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है, यानी मौलिक रचना। सृजन का तात्पर्य क्या है? मौलिक रचना, अर्थात सृजन की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति उसकी अहम जरूरत है। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति उसकी क्या है? अहम जरूरत है। इसी प्रवृत्ति एवं आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। दोस्तों, इसी प्रवृत्ति और आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। सृजनात्मक कला के दौरान जो सौंदर्य का तत्व उपजता है, वह मनुष्य का मौलिक और आंतरिक व्यक्तित्व है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य को प्रकट करता है और अपने जीवन व वातावरण को सुंदर बनाता है। इस प्रकार सृजनात्मक कला मनुष्य के जीवन को, व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है और मनुष्य की प्रगति को सूचक भी है। सृजनात्मक कला एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का माध्यम है जो बेहतर समाज के लिए निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। सृजनात्मक कला है वो एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का क्या है? माध्यम है जो बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 14वां, टॉल्स्टॉय के अनुसार सच्ची सृजनात्मक कला क्या है? टॉल्स्टॉय के अनुसार सच्ची सृजनात्मक क्रिया क्या है? तो टॉल्स्टॉय के मतानुसार रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द रचना तथा क्रिया आदि कलाकारों की भावों की वह अनुभूति है जो दर्शक, श्रोता तथा पाठक के मन में विभिन्न भावों
को जगाकर उसे आनंदित करती है, वही सच्ची सृजनात्मक कला है। क्या मित्रों, रेखा, रंग हो गया, ध्वनि, शब्द रचना तथा क्रिया आदि के द्वारा जो कलाकारों के भावों की वह अभिव्यक्ति है, जो दर्शक, श्रोताओं और पाठक के मन में विभिन्न भावों को जगाकर उसके मन को क्या कर देता है, आनंदित करती है, वही सच्ची क्या है, सृजनात्मक कला है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है मित्रों, कला किसको प्रेरित एवं पोषित करती है? कला है वो किसको प्रेरित एवं पोषित करती है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है मित्रों। कला बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उसके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोजवृत्ति आदि को प्रेरित और पोषित करती है। कला बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोज वृत्ति इत्यादि को प्रेरित एवं पोषित करती है। तो मेन पॉइंट है मित्रों यही है कि कला है वो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति, उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता और खोज वृत्ति इत्यादि को प्रेरित और पोषित करती है। यानी बच्चे, कला होती है वो बच्चों को मौलिक अभिव्यक्ति, उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोज वृत्ति इत्यादि को क्या करती है, प्रेरित एवं पोषित करती है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है मित्रों, सृजनात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं मित्रों? 4 चरण होते हैं। पहला चरण है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। पहला चरण क्या है? निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। आप निरीक्षण कर दो या देखने की प्रक्रिया एक करके आ जाना। दूसरा है अनुभूति, निरीक्षण, अनुभूति, कल्पना की प्रक्रिया, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। निरीक्षण का मतलब मित्रों देखना ही होता है, ठीक है। जैसे कोई हमारे कहते हैं ना कि आज वो टीम निरीक्षण के लिए आ रही है। अनुभूति यानी ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी देखने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया। मित्रों आपको अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं से भी, ठीक है। तो निरीक्षण अर्थात देखने की प्रक्रिया, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है मित्रों हमारा कि सृजन के प्रमुख शत्रु कौन है? सृजन के प्रमुख शत्रु कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, सृजन के प्रमुख शत्रु दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन हैं। सृजन अर्थात मौलिक रचना, मौलिक रचना के प्रमुख शत्रु कौन है? तो आपको याद रखना है दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन। कौन? दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन, ये क्या है? सृजन के प्रमुख शत्रु है। व्यक्ति दंड के भय से छिपकर सृजन करता है। व्यक्ति है वो दंड के भय से छिपकर सृजन करता है, अर्थात मौलिक रचना करता है। फिर सृजन की उसकी प्रेरणा उसके भय के मारे विलुप्त हो जाती है। फिर है वो सृजन की अर्थात उसके जो मौलिक रचना की जो प्रेरणा होती है उसके भय के मारे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विकृत सृजन के क्या है उदाहरण? जेल खाने हो गए, दवा खाने हो गए, पागल खाने हो गए आदि है। इस प्रकार पुरस्कार और स्पर्धा के कारण स्वार्थ, व्यापार, उद्योग धंधे, युद्ध और राजनीति उत्पन्न हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सृजन के सृजन के प्रमुख शत्रु दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन है। व्यक्ति दंड के भय से छिपकर सृजन करता है और फिर सृजन की उसकी प्रेरणा उसके भय के मारे विलुप्त हो जाती है। विकृत सृजन के उदाहरण जेल खाने, दवा खाने, पागल खाने आदि है। और इस प्रकार पुरस्कार और स्पर्धा के कारण स्वार्थ और व्यापार, उद्योग धंधे, युद्ध और राजनीतिक उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 18वां प्रश्न मित्रों, कलाकार की सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, कल्पना को कलाकार की क्या माना जाता है? सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। किसको मित्रों? कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। किसको? कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है, क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार अर्थात मूर्तिमान रूप में होता है, और इसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। तो कल्पना को किसको मित्रों? कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। किसको?
कल्पना को कलाकार की क्या माना जाता है? सृजनात्मक शक्ति माना जाता है, क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार अर्थात मूर्तिमान रूप में होता है, और इसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जाती है। ठीक है मित्रों, अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कल्पना क्या है? कला की दृष्टिकोण से कल्पना का अर्थ बताइए। कल्पना क्या है और कला की दृष्टिकोण से कल्पना का क्या बताइए अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। मित्रों, जो कल्पना शक्ति है वो कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कल्पना की जो शक्ति है वो कला में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित है। दोस्तों, कल्पना वह शक्ति है जो संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित होती है। ये वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। अर्थात कौन? कल्पना वह शक्ति है जो संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित होती है। कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता है। संवेदनशील व्यक्ति की दृष्टा कहलाता है। संवेदनशील व्यक्ति क्या कहलाता है? दृष्टा कहलाता है। और कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना है। दोस्तों, वह शक्ति जो अनुभूति और ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर क्या डालती है? प्रभाव डालती है। तो वह कौन दोस्तों? वह ही कल्पना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद जरूर करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, 20वां प्रश्न है, कल्पना एवं यथार्थ में क्या अंतर है? कल्पना एवं यथार्थ में क्या अंतर है? कल्पना एवं यथार्थ में अंतर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति में ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। कल्पना वह शक्ति है जो अनुभव व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जबकि यथार्थ वास्तविकता को प्रकट करने वाली शक्ति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। मित्रों, कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति और ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जबकि यथार्थ वास्तविकता को प्रकट करने वाली शक्ति। यथार्थ किसको प्रकट करता है? यथार्थ वास्तविकता को प्रकट करने वाली शक्ति है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक है जबकि यथार्थ के लिए संवेदना आवश्यक नहीं है। कल्पना के लिए मित्रों संवेदना आवश्यक है, जबकि यथार्थ के लिए क्या है? संवेदना की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है इसके अंदर, कल्पना को यथार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। कल्पना को यथार्थ के अंदर रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा, कल्पना संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित होती है। मैंने ऊपर बताया था ना मित्रों, कल्पना संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित होती है, जबकि यथार्थ सीधे बुद्धि में स्थित होती है। जबकि यथार्थ है वो किस में? सीधे बुद्धि के अंदर स्थित होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या मित्रों, कल्पना संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित कल्पना है और संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित होती है, जबकि यथार्थ सीधे बुद्धि में स्थित होती है। तो ये दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, शिल्प में कला शब्द किन कलाओं के लिए प्रयुक्त होता है? शिल्प में कला शब्द है वो किन कलाओं के हेतु प्रयुक्त होता है? तो शिल्प में कला शब्द उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिसके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है, जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके, जैसे चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, काव्य और नाट्य कला आदि हैं। तो मित्रों, शिल्प में कला शब्द है वो उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है। शिल्प में कला शब्द उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिसके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है। शिल्प में कला शब्द उन कलाओं के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें क्या है? जिसके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है और जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके। जो रसिक को क्या करा सके? रस का आस्वादन करा सके, जैसे चित्र हो गया, मूर्तिकला हो गया, नृत्य हो गया, संगीत, काव्य और नाट्य कला आदि है।
नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है मित्रों, वर्तमान में ललित कला एवं उपयोगी कला में किस प्रकार का क्या है संबंध है। वर्तमान के अंदर मित्रों आपका ललित कला और उपयोगी कला में किस प्रकार का संबंध है। तो वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं में समान कला मूल्यों को न्यूनाधिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं में समान कला मूल्यों को न्यूनाधिक रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं को समान कला मूल्यों को न्यूनाधिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं में अंतर आवश्यक है, परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है। दोस्तों अंतर आवश्यक है, परंतु क्या नहीं है, पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि उनमें उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक है। बल्कि दोस्तों जो ललित कला उपयोगी कला है उसमें किसका उभयनिष्ठता का संबंध है। किसका संबंध है मित्रों, उभयनिष्ठता का संबंध है। अगर छोटा प्रश्न पूछे ना कि ललित कला और उपयोगी कला में किस प्रकार का संबंध है, तो ये प्रश्न है उपयोगिता का, किसका है, उभयनिष्ठता का संबंध है। वह दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 23वें प्रश्न। 23वां प्रश्न है मित्रों, उपयोगी कला किसे कहते हैं, उपयोगी कला की दो विशेषता लिखिए। उपयोगी कला किसे कहते हैं, उपयोगी कला की दो विशेषता लिखिए। उपयोगी कला की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है 2019 के अंदर। उपयोगी कला वह कला जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है। वह कला जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है जो सीधे सीधे व्यक्ति के दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं से जुड़ी होती है, उपयोगी कला कहलाती है। मित्रों पहले अपन को परिभाषा याद होनी बहुत ज़रूरी है। वह कला जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है, वह कला जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जो सीधे सीधे व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं से जुड़ी होती है, उपयोगी कला कहलाती है। इसमें मित्रों सुतारी हो गया, जैसे लुहारी हो गया, स्वर्णकारी हो गया, भवन निर्माण का जो कारीगर वाला हो गया, वस्त्र विन्यास हो गया, डिजाइनिंग, रंगाई छपाई, टेलरिंग आदि के साथ आधुनिक युग में प्रचलित विज्ञापन और कैलीग्राफी आदि कई कार्य आते हैं। और नेक्स्ट है मित्रों, कला जो उपयोगी कला है उसकी विशेषता क्या है। उपयोगी कला की विशेषता है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उपयोगी कला क्या करती है मित्रों, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा है उपयोगिता पर बल देता है। क्या देता है, उपयोगिता पर बल देता है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा है उपयोगिता पर बल देता है, इसका आकार स्पष्ट होता है और इसमें शारीरिक अभिव्यक्ति होती है आदि है। क्या है, उपयोगी कला की विशेषता है। चारों विशेषता आपको ध्यान में रखना है। पुनः दोहरा रहा हूँ मैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयोगिता पर बल देता है और इसका आकार स्पष्ट होता है और इसमें शारीरिक अभिव्यक्ति होती है। इसमें क्या होती है मित्रों, शारीरिक अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा 24वां सवाल, कला का कार्य बताइए। कला का कार्य व्यक्ति और समाज को परस्पर समीप लाते हुए एकता स्थापित करना है। कला का कार्य क्या है, व्यक्ति और समाज को समाज को परस्पर समीप लाते हुए एकता स्थापित करना है। कला का कार्य क्या है मित्रों, व्यक्ति और समाज को परस्पर समीप लाते हुए एकता स्थापित करना है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, कलाकृति निर्माण के चरण बताइए। कलाकृति निर्माण के क्या चरण हैं। तो कलाकृति निर्माण के 3 चरण हैं, संवेदना, अवलोकन एवं कल्पना। कलाकृति निर्माण के कितने चरण हैं मित्रों, 3 चरण हैं। संवेदना हो गया, अवलोकन हो गया एवं कल्पना हो गया। इन आपको तीनों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, संवेदना, आपका अवलोकन और कल्पना। ये क्या मित्रों, आपके कलाकृति निर्माण के 3 चरण हैं। संवेदना, अवलोकन और कल्पना तीनों ही स्थितियों एक क्रम से जुड़ी होती है। मित्रों संवेदना, अवलोकन एवं कल्पना तीनों ही स्थितियां एक क्रम से जुड़ी हुई है। संवेदना कलाकृति निर्माण का पहला चरण है। संवेदना है और कलाकृति निर्माण का क्या है मित्रों, पहला चरण है। किसी वस्तु अथवा दृश्य को यदि सूक्ष्म अवलोकन किया गया है तो इस संवेदना को प्रकट करने में सहायक होगा और कल्पना इस विचार अथवा भाव को एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकेगी, अर्थात उस अभिव्यक्ति को मौलिकता प्रदान करने में मदद मिलेगी। ये मित्रों इसका क्या है, राइट आंसर है। कलाकृति निर्माण के 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों को आपको ध्यान में रखना है, संवेदना, अवलोकन और कल्पना। बाकी इसका ये प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 26वां प्रश्न, संवेदना क्या है। संवेदना क्या है, मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदना क्या है मित्रों,
मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती रहती है। मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती रहती है। संवेदनाएं क्या होती है? अमूर्त होती है और हर क्षण क्या रहती है मित्रों? बदलती रहती है। तो संवेदना क्या है ये आपको पता चल गया। मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर जो अनुभूति होती है, मनुष्य मतलब आपके मन में किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही संवेदना कहते हैं। यानी हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देख रहे हैं तो जो हमारे मन में उनके प्रति अनुभूति होती है मन के अंदर, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती रहती है। संवेदनाएं क्या रहती है मित्रों? हर क्षण बदलती रहती हैं। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों 27वां प्रश्न है, संवेदना का स्रोत बताइए। संवेदनाओं का स्रोत क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं वो संवेदनाओं का स्रोत है। क्या मित्रों? ज्ञानेंद्रियों संवेदना का क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, ललित कला विधाओं में कलाकार अपनी संवेदनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? क्या मित्रों? ललित कला विधाओं में कलाकार है वो अपनी संवेदनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ललित कला विधाओं में कलाकार अपनी संवेदनाओं को स्वयं के माध्यम में व्यक्त करते हैं। ललित कला विधाओं में कलाकार अपनी संवेदनाओं को स्वयं के माध्यम में व्यक्त करते हैं। यथा चित्रकार, चित्र शिल्पकार, मूर्ति लेखक हो गया, काव्य व साहित्य प्रदर्शनकारी कलाकार जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य विधाओं के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो ये ललित कला विधाओं में कलाकार अपनी संवेदनाओं को इस प्रकार से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं मान लो प्रदर्शनकारी है, अर्थात मैं नृत्य करता हूँ तो मैं प्रदर्शनकारी कलाकार के रूप में क्या हूँ? विधा के माध्यम से भावाभिव्यक्ति व्यक्त करता हूँ, जिसका किसके माध्यम से? जो ललित कला है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों 29वां प्रश्न है, किसी विषय वस्तु पर आधारित चित्र का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है? किसी विषय वस्तु पर आधारित चित्र का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी विषय वस्तु पर आधारित चित्र को बनाते समय उस वस्तु की बनावट, अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रंग, बाह्य आकृति, छाया, प्रकाश आदि को सूक्ष्म निरीक्षण कर अवलोकन करना होता है। मित्रों, किसी विषय वस्तु पर आधारित चित्र को बनाते समय उस वस्तु की बनावट, अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रंग, बाह्य आकृति, छाया चित्र इत्यादि का क्या है? सूक्ष्म निरीक्षण कर अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब होता है जांच, किसी के बारे में जानना। जैसे इन्होंने कहा किसी वस्तु पर आधारित चित्र का अवलोकन किस प्रकार, जैसे अपन को कोई चित्र बनाना है किसी वस्तु का, तो उसके पहले बारे में हमें इसकी बनावट को जानना पड़ेगा। बनावट का अनुपात क्या रहेगा, उसकी लंबाई क्या रहेगी, चौड़ाई क्या रहेगी, ऊंचाई, गहराई, रंग क्या रहेगा, बाह्य आकृति क्या रहेगी, छाया प्रकाश क्या रहेगा, इनका सूक्ष्म से निरीक्षण करना होता है। ठीक है। तो ये मित्रों 29%। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है मित्रों संस्कृति का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्कृति का क्या बताना है? शाब्दिक अर्थ बताना है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है संस्कृति क्या है? तो संस्कृति शब्द सम प्लस क्री प्लस ती से बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट। क्या अर्थ होता है मित्रों? सम्यक रूप से अलंकृत बनावट, अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ। क्या मित्रों? अच्छी तरीके से निर्मित किया हुआ, अच्छे से संस्कारित किया हुआ, अर्थात सुसज्जित किया हुआ। संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं। यह विचार, ज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ये सीधे सीधे संस्कारों से जुड़ी है जो कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। अतः संस्कृति सीधा हुआ व्यवहार है। संस्कृति क्या है मित्रों? संस्कृति है और सीखा हुआ व्यवहार है। प्रकृति से मनुष्य को मिला हुआ व्यवहार नहीं है। संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार है, प्रकृति से संस्कृति मिला हुआ व्यवहार नहीं है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृति क्या है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करके जरूर जाना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 31वां प्रश्न है संस्कृति की परिभाषा लिखिए। संस्कृति की परिभाषा लिखना है। तो किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, त्योहार एवं निवासियों का
रहन सहन एवं खान पान आदि का समन्वित रूप संस्कृति कहलाता है। संस्कृति किसे कहते हैं? किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व उत्सव, त्यौहार, निवासियों का रहन सहन एवं खान पान आदि का क्या कहते हैं मित्रों? समन्वित रूप को ही क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, संस्कृति देश की आत्मा होती है। संस्कृति क्या होती है मित्रों? देश की आत्मा होती है, अर्थात संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। ठीक है, ये दोस्तों संस्कृति की परिभाषा है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या संस्कृति बिना कलात्मकता के अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है? क्या संस्कृति बिना कलात्मकता के अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मित्रों नहीं, क्योंकि कला एवं संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू है। क्या है मित्रों? कला एवं संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। कला मानव है, कला मानव संस्कृति का प्राण है, जिसमें देश एवं कला की आत्मा मुखरित होता है और संस्कृति कला के विकास में सहयोग करती है तथा कला संस्कृति को रोचक बनाकर उसमें वांछित परिवर्तन लाते हुए जीवित रखती है। कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल, सुंदर और व्यवस्थित बनाती है। किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान परम आवश्यक है। कितना शानदार प्रश्न है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न था हमारा, क्या जो संस्कृति है वो बिना कलात्मकता अर्थात बिना कला के अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि कला व संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। कला मानव संस्कृति का प्राण है, जिसमें देश तथा कला की आत्मा मुखरित होता है मित्रों। संस्कृति कला के विकास में सहयोग करती है तथा कला संस्कृति को रोचक बनाकर उसमें वांछित परिवर्तन लाते हुए जीवित रखती है। कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाती है। किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान परम आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 33वां प्रश्न है, किसी राष्ट्र की गरिमा किस पर आंकी जाती है? किसी राष्ट्र की गरिमा किस पर आंकी जाती है? तो संस्कृति के आधार पर ही किसी राष्ट्र की गरिमा को आंका जाता है। किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर ही किसी राष्ट्र की गरिमा को आंका जाता है। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, संस्कृति मूलतः क्या है? इसमें क्या सम्मिलित है? तो संस्कृति मूलतः आंतरिक वस्तु है, इसमें जीवन मूल्य, धर्म, दर्शन, कला, शिक्षा, साहित्य, आचार विचार, आस्था, विश्वास सभी कुछ सम्मिलित है। ठीक है ना। संस्कृति मूलतः क्या है? तो संस्कृति मूलतः क्या है, इसमें क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मूलतः आंतरिक वस्तु है। क्या है? संस्कृति मूलतः आंतरिक वस्तु है, इसमें जीवन मूल्य, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, शिक्षा, आचार विचार, आस्था, विश्वास सब कुछ क्या है? सम्मिलित है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न मित्रों, क्या कला संस्कृति का अंग है? संस्कृति की मौन भाषा क्या है? ये दोनों प्रश्न है, दोनों के राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा कि कला संस्कृति का एक अंग होकर उसकी वाहिका भी है। क्या है? कला संस्कृति का एक अंग होकर क्या है? उसकी वाहिका भी है। कला संस्कृति का एक अंग होकर उसका वाहिका भी है और इसके अतिरिक्त कला संस्कृति की मौन भाषा भी है। क्या है? इसके अतिरिक्त कला संस्कृति की क्या है? मौन भाषा भी है। तो आपको संस्कृति की मौन भाषा क्या है? तो कला है और संस्कृति की मौन भाषा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला है और संस्कृति की क्या है मित्रों? मौन भाषा है। नेक्स्ट हमारा 33वां प्रश्न है मित्रों, 36वां प्रश्न है, किसी देश की संस्कृति के परीक्षण के प्रमुख अंग बताइए, संस्कृति के निर्धारण का आधार बताइए। तो चर्चा करते हैं इसके आंसर की। मित्रों 36वां प्रश्न था, किसी देश की संस्कृति के परीक्षण के प्रमुख अंग बताइए। तो किसी भी देश की संस्कृति के परीक्षण के प्रमुख अंग वहाँ का साहित्य, उसका धार्मिक एवं कलात्मक सृजन का इतिहास होता है। इन तीनों ही क्षेत्रों को सम्मिलित रूप ही वहाँ की संस्कृति के निर्धारण का आधार करते हैं। किसी भी देश की संस्कृति के परीक्षण के प्रमुख अंग वहाँ का साहित्य, उसका धार्मिक एवं कलात्मक सृजन का इतिहास होता है और इन तीनों ही क्षेत्रों का
सम्मिलित रूप वहाँ का संस्कृति के निर्धारण का आधार बनता है। अरस्तु के अनुसार कला के भेद बताइए। तो अरस्तु के अनुसार कला के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने हैं? अरस्तु के अनुसार कला के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है ललित कला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको याद करके जरूर जाना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ललित कला, आचरण कला और उपयोगी कला। अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद हैं मित्रों? 3। कौन कौन से हो गए? अब पहला है ललित कला, दूसरा है आचरण कला, तीसरा है उपयोगी कला। ललित कला आनंद देने वाली कलाएं जिनमें काव्य कला, संगीत, मूर्ति एवं चित्रकला आती है। ललित कला मतलब आनंद देने वाली कलाएं जिनमें काव्य कला, संगीत, मूर्ति एवं चित्रकला आती है। आचरण कला यानी इसमें चरित्र का निर्माण करने वाली कलाएं आती है। आचरण कला अर्थात इसमें चरित्र निर्माण करने वाली कलाएं आती है। नेक्स्ट है उपयोगी कला, तो इसमें कौशल की प्रधानता रखती है। ये मित्रों इसमें कौशल की प्रधानता रहती है और इसमें आभूषण बनाना, उद्योगों को निपुणता, बर्तन बनाना, पुष्प मालाएं बनाना आदि कलाएं शामिल है। तो ये मित्रों अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद है? 3 भेद हैं। पहला ललित कला, आचरण कला और उपयोगी कला। इनको आपको अच्छी तरीके से याद जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 38वां प्रश्न है मित्रों, कला शिक्षा का गणित से संबंध बताइए। कला शिक्षा का गणित से क्या संबंध है? ठीक है, कला का गणित से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न का क्या बताना है, उत्तर देना है मित्रों। ये 2 बार 18 के अंदर पूछा गया, 15 के अंदर पूछा गया, अर्थात 19 और 20 के अंदर ये प्रश्न नहीं आएगा, 21 में ये प्रश्न वापस आ सकता है। ठीक है, तो कला एवं गणित में सह संबंध क्या है? चित्रकला का प्रादुर्भाव रेखा चित्र में हुआ है। दोस्तों चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है रेखा चित्र में हुआ है और विकास होते होते धरातल की रचना के निर्माण होने से ये आकार में परिवर्तित हुई। अतः रेखा, धरातल और आकार आज की कला के प्रमाण युक्त तत्व हैं। क्या मित्रों कि रेखा, धरातल और आकार आज की कला के प्रमाण युक्त तत्व है। अनुपात का अनुमान एवं धरातल की माप के आधार पर एकमात्र गणित हो सकता है। अनुपात का अनुमान एवं धरातल की माप का आधार एकमात्र गणित हो सकता है। ठीक है, रेखा गणित प्रावैधिक काल का ही विकसित रूप है। दोस्तों रेखा गणित है वो प्रावैधिक काल का ही क्या है, एक विकसित रूप है। ठीक है, गणित में माप, गिनती और आकार प्रमुख है। गणित के अंदर मित्रों क्या है, माप, गिनती और आकार क्या है, प्रमुख है। त्रियामी और दिव्यामी आकृतियां बनाने में बच्चे क्षेत्र, स्थान, लंबाई, ऊंचाई का अनुभव प्राप्त करते हैं। डिजाइन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों में क्या होता है, विभिन्न ज्यामितीय आकारों में निर्मित आवृत्तियों और पुनरावृत्तियों करवाकर भी चित्र की योजना को आयाम प्राप्त कर सकते हैं। लोक कलाओं में पेड़, झोंपड़ी आदि के सरल रेखांकन क्या है, रेखांकन मूल ज्यामितीय आकारों को स्मरण करवाते हैं। कला अध्ययन के समय माप की प्रणालियाँ जैसे मीटर प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली का ज्ञान भली प्रकार से करवाया जाता है। तो कला और जो गणित का है संबंध बहुत अच्छा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा ये, कला महोत्सव का आयोजन बच्चों की आत्मा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। शानदार प्रश्न है मित्रों। कला ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अनुभव देती है। कला ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अनुभव देती है। प्रत्येक बालक की अनुभूति व अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। इस प्रकार कला शिक्षा अध्ययन को आनंददायी बनाकर उसमें सुगम बनाती है। ये अध्यापक व बालक दोनों को मिलाकर सृजन करने का अवसर देती है। कला संबंध बालक की व्यक्तित्व रुचि से होता है और इस कारण ये बालक केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, कला का संबंध बालक के व्यक्तिगत रुचि से होता है। ठीक है, तो इस कारण ये बालक केंद्रित अधिक होती है। तो मित्रों आज हमने इस कला और शिक्षण के यूनिट इकाई नंबर 1 में 39 प्रश्न हल किए हैं। जितने भी आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनको एक साथ हमने हल कर लिया है मित्रों। अब आपके बचे हैं पीछे कौन कौन से प्रश्न मित्रों, आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न बचे हैं और निम्नात्मक प्रश्न बचे हैं। कोशिश करूंगा अगले सेशन में इनको इस इकाई को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो इसके 3 पार्टों में इसको पूरी करने की क्या करूंगा मैं कोशिश करूंगा।
मित्रों ये आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी अपने प्रिय मित्र हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। आप जितना हमारा सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा क्या है हौसला बढ़ेगा और आपको अच्छी तरीके से पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। इसी शुभकामना के साथ मित्रों आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।